हेलो नमस्कार मित्रों। इस अंक के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। श्री गणेश आईएएस की पहल है, उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी की जो साइंस है उसके बारे में। क्लास 6 के एनसीईआरटी से लेके क्लास 10th की एनसीईआरटी तक, और जो भी 11th-12th के जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि हाईली रिलेवेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, उसको हम लेके चलने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो है आपका क्लास 6 का, जिसका नाम है फूड, है ना। तो फूड और कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं। तो फूड आपको पता है, कोई भी जो खाते हैं, हम खाना खाते हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ फूड का होता है वो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई घास पत्ता भी खाता है और कोई फ्लैश मतलब कि मीट भी खाता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। और वेरिएशन भी होता है, जैसे सपोज़ करो कि वेरिएशन का मतलब कि कोई इडली डोसा खा रहा है तो कोई चपाती खा रहा है तो कोई दही और दूध भी ज़्यादा पी रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो द फूड, कोई फिश खा रहा है सुबह सुबह। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट। ठीक है, और सारे ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये भी डिफरेंट भी होता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। उसके बाद से अब इनको ग्रुपिंग किया गया है कि कौन सा एनिमल किस तरह का खाता है डाइट के हिसाब से। तो उसमें हमने बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे सबके सब कि एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस, ये आपको पता होगा कि हर्बीवोरस क्या होता है, जो सिर्फ प्लांट कंज्यूम करता है। ठीक है, जैसे काऊ हो गई, एलिफेंट हो गया, और रेबिट हो गया, हॉर्स हो गया, एट्सेट्रा। कार्निवोरस क्या होता है, तो कार्निवोरस वो जो कि मतलब एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, फॉर लायन, टाइगर, लिजर्ड, है ना। मतलब मांसाहारी हो गए ये, है ना, सबको खाते हैं ये। उसके बाद ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है, ये ईट बोथ, दोनों खाते हैं ये, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लाइक डॉग हो गया, रैकेट हो गया, कुछ डॉग तो गाजर भी खाते हैं। ठीक है, सही। और अंडे भी खाते हैं तो साथ साथ। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन विच आर पार्ट इज़ एडिबल। अब देखो भाई, हर चीज़ का हम जो खाते हैं तो वो क्या एडिबल होता है। जैसे कैरोट का रूट खाते हैं, ठीक है, और स्टेम, पोटैटो का स्टेम खाते हैं। ठीक है, तना, वो पोटैटो जो हम खाते हैं वो दैट इज़ अ स्टेम। ठीक है, वो रूट नहीं होता है। और कैरोट या ये रेडिश जो मूली होता है वो खाते हैं तो वो रूट, वो होता है आपका रूट होता है। ठीक है, बट स्टेम इज़ पोटैटो, पोटैटो इज़ स्टेम, जो हम खाते हैं उसका पार्ट वो होता है स्टेम। ठीक है, फ्रूट में बात करें तो हम एप्पल खाते हैं, उसके बाद सीड्स में लीव्स या होता है, जैसे मस्टर्ड का आप सीड्स खाते हैं ना एज अ ऑयल, और लीव्स उसका एज अ जो आप साग पत्ता बना के खाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि ओमनीवोरस कम्स अंडर विच कैटेगरी। तो ठीक है, तो क्वेश्चन इसका है तो भाई ओमनीवोरस क्या खाता है, तो दोनों खाता है। हर्बीवोरस भी नहीं होता है, कार्निवोरस नहीं होता है, तो इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लांट एंड एडिबल पार्ट। तो ठीक है, तो इस प्लांट का कौन सा एडिबल पार्ट होता है। तो कैरेट का क्या होता है, रूट होता है, सही है। पोटैटो का फ्रूट, गलत है। ठीक है, और जिंजर का भी जो हम खाते हैं वो भी दैट इज़ द ऑल्सो द पार्ट ऑफ, आपका क्या होता है वो, जिंजर भी क्या होता है, स्टेम होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिसमैच। तो कौन सा मिसमैच है, तो भाई सेकंड ओनली टू। तो ओनली टू आपका मिसमैच्ड है, क्योंकि पोटैटो का भी क्या होता है, वो फ्रूट नहीं होता, उसका स्टेम खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है। तो इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करते हैं तो जैसे कि काइंड्स ऑफ द फूड न्यूट्रिएंट्स मेनली कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, है ना। किसी भी फूड का कंपोनेंट में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, फैट आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, विटामिन आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दीज आर द कॉल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब, और ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। ये हम खाते हैं तभी हमारी बॉडी भी डेवलप होती है ना। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप पोटैटो खा रहे हैं तो पोटैटो से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और बॉडी में ग्रोथ होता है। फिर फैट भी मिलता है हमें। फैट कहाँ से मिलता है, ठीक है, आप फैट मिल्क से भी लेते हो, है ना, प्रोटीन मिल्क से भी लेते हो, मीट से भी लेते हो, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ माइक और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से भी मिलते हैं। ठीक है जी। तो अब आते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जनरली कहाँ से मिल जाता है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स आपका मिलता है
चपाती से, राइस से। तो ये टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया और ये फूड हो गया। उसके प्रोटीन किससे मिलता है आपको? तो पल्सेस से। अब इंडिया में पल्सेस, प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है? पल्सेस है, बिकॉज द इंडियन प्रेफर्स मोर वेजिटेरियन फूड एज कम्पेयर टू द नॉन वेज फूड। ठीक है। फैट की बात करते हैं तो फैट वी इंटेक फैट फ्रॉम द बटर, घी एंड क्रीम। एंड विटामिन ए ये कहाँ मिलता है? ठीक है। और विटामिन ए से क्या डिफिशियंसी होता है? रतौंधी वगैरह होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पपाया, कैरेट और मैंगो से आपको विटामिन ए मिलता है। तो अभी मैंगो का सीजन है, खूब दबा के खाइए, विटामिन ए ज़्यादा लीजिए। ठीक है। अब विटामिन बी के बारे में बात करें तो विटामिन बी आपका वीट हो गया, राइस हो गया, लीवर हो गया, इन सब चीज़ों से मिलता है। विटामिन सी जितने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट जो जैसे कि जो खट्टे होते हैं, जैसे आंवला हो गया है ना, ऑरेंज हो गया, ग्रीन चिली हो गया, लेमन हो गया, गुआवा हो गया। ठीक है, इनमें कंटेंट होता है विटामिन सी का बहुत सारा। विटामिन डी के बारे में बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको पता है रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी में जनरली ये आपका मिल्क, बटर, फिश, लीवर एंड एग से मिलता है। तो विटामिन डी, इफ़ यू वांट टू टेक द विटामिन डी और इफ़ यू फील द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यू कैन टेक द मिल्क, बटर, फिश, लीवर, एग। ये जिम वाले अंडे खाते हैं ना, ये विटामिन डी के लिए खाते हैं। ठीक है। प्रोटीन के लिए भी खैर ये लोग खाता है, वो डिफरेंट बात है। अब देखिए भाई, इसमें है कि टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन गिवन सैंपल। जैसे अब कोई आपको सपोज करो फूड दे दिया गया, तो उसको कैसे बताओगे कि इसमें कौन सा कंटेंट है? तो आप क्या करो कि पुट पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन लीजिए। ठीक है। और उसको सॉल्यूशन इन अ फूड आइटम, किसी आयोडीन सोल्यूशन को फूड आइटम में डालिए। तो जो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स अगर हो जाए, अगर मान लो कि कोई फूड है, सपोज कर आपने कोई फूड लिया है ना, और उसमें आपने ये आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया, और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब कि इसमें स्टार्च है। ठीक है। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर हो गया तो दैट मीन्स कि इट हैज़ कंटेंट ऑफ स्टार्च। तो ये आता है कि डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का कौन सा, जैसे आ जाएगा ऑप्शन में कि क्या डालेंगे कि उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, या फिर स्टार्च में डालने के बाद कौन सा कलर अपीयर होता है। तो याद रखना, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट लीजिए। ठीक है। +10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है, लीजिए। ठीक है। और अगर ये वायलेट कलर इंडिकेट हो जाता है, कौन सा कलर? वायलेट, तो ये आपका प्रोटीन का प्रेजेंस बताता है। ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट लेने के लिए हमें प्रोटीन का चेक करना पड़ता है। ठीक है। तो 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट +10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है। अगर कोई भी फूड है, अगर इसका कलर क्या हो जाता है? वायलेट हो जाता है, देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अब टेस्ट ऑफ फैट, ये तो सबसे ईजी है, कुछ नहीं लीजिए, एक टिश्यू पेपर लीजिए, और टिश्यू पेपर में अगर उसमें खूब सारा, अगर उसमें ऑयल इकट्ठा हो जाता है, पैच हो जाता है, रबिंग, तो वो क्या हो गया आपका फैट का वो प्रेजेंस बताता है। अब देखो भाई, अब हर चीज़ को खाने से क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट ये क्या देगा आपको? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी। प्रोटीन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ठीक है। तो एनर्जी के लिए क्या करते हैं? वो जो केला खाते हैं ना, तुरंत से, आपने देखा होगा, आपको जल्दी से केला खाते हैं। अच्छा, इंस्टेंट एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन प्रोवाइड करती है? तो वो है फैट। मतलब आपको सबसे मैक्सिमम एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा, फैट करता है। ठीक है। और प्रोटीन क्या करेगा? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी करता है। विटामिन हेल्प प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन का ये काम है, वो डिजीज़ के फाइट के लिए वो वर्क करता है। इसलिए तो जब कोई बीमार पड़ता है तो कहते हैं विटामिन पिलाओ इसको। मिनरल्स नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल्स भी हमें चाहिए जो कि गुड हेल्थ को मेंटेन करने में काम करता है। ठीक है। ये हो गई चीज़ें। अब विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स। ठीक है। ए हो गया, बी कम्प्लेक्स हो गया, सी डी ई के हो गया। अब हर विटामिन का अपना अपना रोल होता है। तो विटामिन ए क्या करता है? कीप्स स्किन एंड आइज़ हेल्दी। तो ये स्किन और आइज़ को हेल्दी करता है। विटामिन सी क्या करता है? फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। विटामिन डी क्या करता है? जैसे अभी कोविड चल रहा था तो सब विटामिन सी की खूब सारी कैप्सूल ले रहे थे, या फिर सिट्रस फ्रूट्स का डिमांड बढ़ गया था, है ना। नींबू तो मतलब 5 रुपये का नींबू 10 रुपये का मिल रहा था। विटामिन डी हेल्प करता है बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ।
वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जर्व न्यूट्रिएंट्स, वाटर का क्या रोल है, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जर्व करता है। एंड हेल्प्स टू रिमूव वेस्टेज एज यूरिन एंड स्वेट, ठीक है, ये भी काम करता है। बैलेंस डाइट क्या होता है, प्रोवाइड करता है कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ठीक है। अब रफेज भी हमें चाहिए, जैसे रफेज कहाँ से मिलता है, जब हम कुछ खाते हैं तो कट कट से आवाज़ आती है। जैसे सपोज करो आपने गाजर खाया, तो गाजर खाओगे तो जो कट से आवाज़ आती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रफेज। तो रफेज भी आपको हेल्प करता है बॉडी को मेंटेन करने में। तो बैलेंस डाइट क्या करता है भाई, संतुलित आहार प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़, ठीक है। तो संतुलित आहार हमारे लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, अब बताते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। जैसे सपोज करो आपके में विटामिन सी आप नहीं ले रहे हैं, है ना, आप विटामिन ए लॉन्ग टाइम से नहीं ले रहे हैं, विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, इसलिए खाना कहते हैं कि हर तरह का खाना खाओ, डोंट टेक ओनली सिंगल टाइप ऑफ फूड, है ना, तरह तरह के खाना खाइए, साग सब्जी भी खाइए, दाल भी खाइए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे कुछ बीमारी बता रखी है और उससे क्या होता है। तो विटामिन ए अगर है तो इससे आपका लॉस ऑफ विज़न हो सकता है। सिम्टम्स इसका होता है पुअर विज़न, लूज ऑफ विज़न इन डार्कनेस एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होता है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी क्या होता है, इससे मसल्स ना बिकम वेरी वीक एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यार मतलब शरीर में ताकत ही नहीं है ना, वीक मसल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क आपको फील होता है। विटामिन सी से स्कर्वी हो सकता है आपको, ब्लीडिंग गम्स हो सकता है, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, तो ये विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है एंड बोन बिकम्स सॉफ्ट एंड बेंट। कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से तो बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स और टूथ डिके, ठीक है, मतलब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और दांत गलने लगेंगे। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो ग्वाइटर होता है, ठीक है जी, ग्वाइटर जिसको घेंघा रोग कहते हैं। जैसे वो अब तो नहीं दिखने को मिलता है, हम लोग अपने टाइम में देखते थे, ये गले के नीचे इतना बड़ा सा वो फूल जाता है। तो ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वेलन, उसके वजह से मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन भी हो जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। इसलिए कहते हैं ना कि आयोडीन नमक खिलाने से उसका बच्चा पहले ऐड आता था ना, आयोडीन की कमी से क्या कहते हैं, बच्चा तेज़ तर्रार होगा, कमज़ोर नहीं होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आयरन की कमी से आपका एनीमिया होता है, वीकनेस होता है, और इसको फॉलिक एसिड की गोली देते हैं। जब जब बहुत सारा लोगों को जब ये प्रॉब्लम होती है तो फॉलिक एसिड की कैप्सूल बांटते हैं। और इंडियन में सबसे वुमेन्स आर फेसिंग, मतलब जनरल 60 to 70% ऑफ वुमेन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया, ठीक है, फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया, दे आर एक्चुअली बियरिंग द प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया, ठीक है। दैट्स वाई देयर MMR इज़ वेरी हाई एंड ऑल्सो द IMR रेट इज़ ऑल्सो हाई। द मैटरनल मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है बिकॉज ऑफ द, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो इसलिए स्कूल में और ये आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स होते हैं, वो फॉलिक एसिड की गोलियाँ ये लोग बांटता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है भाई, एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ, ठीक है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। तो पहले के फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें क्या होगा भाई, तीनों सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर, तो इसमें कहता है अप टू अ लिमिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर इज बॉडी फुल बाई द फूड आइटम्स, वाटर हेल्प्स टू रिमूव वेस्टेज फ्रॉम द, ये भी सही है, ठीक है, मतलब जब फूड आइटम भी खाते हैं तो उसमें भी वाटर होता है कंटेंट, तो ये दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विटामिन्स और डेफिशिएंसी बताइए। तो आपका विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या होगा, वीक आई साइट, यानी कि A का 3 हो जाएगा, तो A का 3 सब में दे रखा है ना। C से आपको स्कर्वी होता है और B1 से आपको क्या होता है, तो आपका बेरी बेरी हो जाता है। तो B का हो जाएगा 1, A का 3, तो B का 1, A का 3 और C का 4 और D का 2, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, D का 2, ठीक। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, तो कौन कौन सा पार्ट होता है फूड के न्यूट्रिएंट्स का, तो सभी होते हैं, मिनरल्स भी होता है, फाइबर्स भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, तो ये हो जाएगा 1, 2 एंड 3। फिर कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फैट, तो एक्सेस ऑफ
फैट इन फूड में कॉज ओबेसिटी, ठीक है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा फैट लेंगे तो आप फूल जाएंगे। फैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी, यस एनर्जी भी देता है। सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन दैट ऑफ फैट, नहीं भाई ये नहीं है, फैट से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। सो हमारा आंसर होगा 1 और 2। सो देख लेते हैं, तो 1 और 2 आपका ऑप्शन है सी, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है फाइबर्स टू फैब्रिक, मतलब आप फाइबर से फैब्रिक में कैसे जाते हैं। अब ये नेचुरल फाइबर होता है, आर्टिफिशियल फाइबर होता है, मतलब फाइबर मतलब ये समझिए कि जो धागा बनाते हैं, धागा से फिर कपड़ा बनाते हैं, तो ये धागे कैसे आते हैं, तो कुछ रोए होते हैं ना, जैसे मान लो कि सीप हो गया, मतलब कि भेड़ हो गया, तो उसमें रोए होते हैं, तो कोई भी कपड़ा जो होता है वो धागे से ही बनता है। तो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर मेड फर्दर मेड अप ऑफ द फाइबर्स। तो फैब्रिक किससे बना होता है, यार्न से बना होता है, और यार्न किससे बना होता है, फाइबर से बनाता है। तो कहते हैं ना कपड़े का जो फैब्रिक होता है, ठीक है। तो फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, अब ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं, तो प्लांट से आते हैं, जैसे कि मान लो कॉटन का प्लांट हो गया, जूट का प्लांट हो गया, और एनिमल्स से भी आते हैं जिनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। तो वूल और जो सिल्क होता है ये एनिमल से होता है। सिल्क का पता होगा, सेरीकल्चर करते हैं, ठीक है, और सिल्क का एक प्रोसेस होता है निकालने का। जूट और कॉटन और जूट ये कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से मिलता है। तो वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गोट, जैसे अंगोरा गोट होती है उससे निकालते हैं, और सीप तो आपके उनके भी निकालते हैं खाल से, ठीक है। खाल से मतलब उनका जो ऊपरी पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, भाई रैबिट से भी निकालता है, ठीक है, याक और कैमल से भी निकालते हैं। आपने गुरुद्वारे में देखा होगा, वो जो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपी रखी जाती है, तो वहाँ पे वो जो वहाँ के गुरुद्वारे में जो वहाँ के क्या कहते हैं, जो प्रीस्ट रहते हैं, मतलब वहाँ पे, तो वो लोग एक पंखा, आपने देखा होगा पंखा टाइप का, वो हमेशा मतलब उसको हमेशा वो ऐसे हिलाते रहते हैं, तो वो याक का बना होता है, याक का वूल का, है ना, गुरुद्वारे में आपने देखा होगा। सिल्क फाइबर इज ड्राउन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म, तो सिल्क कहाँ से निकलता है, तो ये कोकन जो होता है सिल्क वर्म का, उससे निकालते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इन लास्ट 100 ईयर्स सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। अब देखो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, तो और डिमांड भी ज़्यादा है फाइबर्स की, क्योंकि सबको अच्छे कपड़े पहनने हैं, सबको अच्छा दिखना है, सबको सनी देओल और कैटरीना कैफ दिखना है, तो सबको फाइबर चाहिए। तो अब नेचुरल फाइबर तो उतना प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर बनाया गया। सॉल्यूशन उसका हमारे जो साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर्स हैं उन्होंने निकाला कि क्यों ना सिंथेटिक, मतलब कि जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, नॉट कॉस्मेटिक, आई मीन टू से कि जो कि नेचुरल फाइबर ना हो, उसको हम पॉली मेथड से उसको तैयार कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज अ सिंथेटिक फाइबर्स, है ना। मतलब उसको आप लैब में ही तैयार कर सकते हैं, आप उसको फैक्ट्री में तैयार कर सकते हैं, तो वो सिंथेटिक फाइबर दिया। तो ये भी चीज़ है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया पॉलिस्टर, नायलॉन एंड आर्केलिक। अब सबसे ज़्यादा पॉलिस्टर के कपड़े मिलते हैं, और ये पॉलिस्टर आता कहाँ से है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पॉलिस्टर आता है। पॉलिस्टर कहते हैं ना कि ये गरीबों का शान है ना। पॉलिस्टर अगर नहीं होता, अब देखो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होता है या क्रूड ऑयल होता है, वो सिर्फ डीजल और तेल ही नहीं देता है, ठीक है। पेट्रोलियम से जब उसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट मिलते हैं पेट्रोलियम से, यानी कि क्रूड ऑयल से। तो उसमें पॉलिस्टर और नायलॉन और आर्केलिक भी मिलता है। फिर फ्रॉम कॉटन बॉल्स, कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। अब कॉटन बॉल आपने देखा होगा, कॉटन में वो इकट्ठे करते हैं, तो वहाँ से उसको हैंड से पिक करते हैं काफ़ी। ये इसलिए तो कहते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है ना, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है आफ्टर द एग्रीकल्चर। तो अब मान लो स्टार्टिंग तो यहीं से होता है ना, कॉटन बॉल को इकट्ठा करने से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। तो उसके बाद से कॉटन इज यूजुअली पिक बाई हैंड, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, और फिर क्या करते हैं, सीड्स को अलग निकालते हैं और फाइबर्स को अलग निकालते हैं। अब ये जो कॉटन का सीड होता है ना, इसका ऑयल भी निकलता है ना, इसको ऑयल भी निकालते हैं और जानवरों को ज़्यादा खिलाते हैं,
मतलब कि गाय को, ठीक है। बाई कॉम्बिंग दिस प्रोसेस वॉज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी कि इसको हिंदी में ओटना कहते हैं। तो कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट अ प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब कॉटन कहाँ होता है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल भी हो और वार्म क्लाइमेट हो। तो सबसे ज़्यादा कॉटन का कल्टीवेशन होता है गुजरात में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर आपका थोड़ा सा पार्ट उसका क्या कहते हैं, ये तमिलनाडु, नॉट तमिलनाडु, तमिलनाडु भी होता है ये, मतलब डेक्कन प्लेटू का जो पार्ट है ना वो हो जाता है। तो उसमें कर्नाटका वगैरह, तमिलनाडु वगैरह, एमपी का भी पार्ट आता है, ठीक है। तो ये याद रखना ब्लैक सॉइल में होता है, ठीक है। और ब्लैक सॉइल को इंडियन जो डेक्कन प्लेटू का ब्लैक सॉइल है उसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। तो फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। और ये जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट्स के, इनको कॉटन बॉल्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कॉटन में बीटी कॉटन चलता है, आप याद रखो वो एक जीएम क्रॉप है, ये याद रखिएगा। इंडिया में जीएम कॉटन का यूज़ करते हैं, मोन्ज़ाटो नाम की कंपनी बनाती है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन। अब जब बॉल मैच्योर हो जाता है, जैसे सपोज करो कि ये एक गोल सा हुआ, ये बॉल हुआ, अब ये जब मैच्योर होता है तो ये फट जाता है, इसमें कॉटन के ऐसे लगते हैं दिखने, ठीक है। तो आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। अब वहीं से आपका कॉटन फाइबर यहाँ पे देखा जा सकता है। जब ये दिखने लगता है तो फिर उस फसल की कटाई शुरू हो जाती है। अच्छा, कॉटन रबी क्रॉप्स है कि खरीफ क्रॉप्स है, तो कॉटन इज़ अ खरीफ का क्रॉप्स, ठीक है, नॉट रबी क्रॉप्स, ठीक है। अब आते हैं जूट का। तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जूट का कलर आप, और ये स्टेम, अगर सपोज करो ये जूट एक मतलब स्टेम है, तो इसको यहीं से इसको निकालते हैं उसको ऊपर से, ठीक है, स्टेम से निकालते हैं, इसका कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं होता है। तो जूट फाइबर इज़ द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट, और ये स्टेम ऑफ द जूट से इसको निकाला जाता है। एंड इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि ये आपका किसका हो गया, ये आपका खरीफ का हो गया, ये भी खरीफ क्रॉप्स हो गया, ठीक है। इन जूट जो है मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो जूट का वाला था इंडिया का, वो बांग्लादेश में चला गया। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन बांग्लादेश में होता है जूट का, मतलब जहाँ ज़्यादा बारिश होती है ना कोई भी वर्ल्ड में, वहीं पर सबसे ज़्यादा जूट का कल्टीवेशन होता है। तो जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लॉरिंग स्टेज, और इसको फ्लॉरिंग स्टेज में ही इसका हार्वेस्टेशन होता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब देखो क्या करते हैं, उसको लेके ना, जूट को लेंगे, जैसे मैंने बचपन में देखा है, काफ़ी छोटे में अपने घर पे देखा है कि उसको क्या करते हैं, उसको तालाब में फेंक देते हैं, या फिर जहाँ पे नॉट तालाब में, जैसे जो जलाशय है वेटलैंड में, उसमें उसको फेंक देंगे, उसको वेट करेंगे कि पूरा वो सड़ने टाइप का हो जाए, ठीक है। और वहाँ से जब वो पूरा लूज़ करने लगेगा, जब लूज़ होने लगेगा, उसमें से छोड़ने लगेगा, उसके जो ये फाइबर जब छोड़ने लगेंगे उस तने में से, तब उसको लोग निकालते हैं, ठीक है। और बड़ा हल्का होता है इसका स्टेम, और फिर रस्सी जो होती है उसको बनाया जाता है, इसको अलग रखा जाता है, ठीक है। और जो स्टेम होता है उसको जलाने वगैरह के लिए, या फिर कुछ छोटा मोटा वो होता है ना, जो मड़ई या हट होता है वो बनाते हैं, है ना, झोपड़ी टाइप का उसका कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, बहुत हल्का होता है ये। तो द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, द स्टेम रोट्स एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। जब वो सड़ जाता है स्टेम तो वहाँ से फाइबर्स को सेपरेट कर लेते हैं हैंड से। तो बस तो ये याद रखना इसका प्रोसेस का। अब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब यार्न से फाइबर बनाने की विधि को, मतलब यार्न से आप फाइबर बना रहे हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है जी, ये स्पिनिंग होता है। तो इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, फाइबर्स जो है एक मतलब मास ऑफ कॉटन वूल्स आर ड्राउन आउट एंड ट्विस्टेड, फिर इसको ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर फॉर्म अ वार्न, ठीक है। तो वहीं से उसको यार्न बनाया जाता है, ठीक है। मतलब कि क्या करेंगे ना, मतलब कि आप ये समझो कि जब कोई कॉटन का गोला लिया, मतलब कॉटन का लिया, वहाँ से आपका निकाला बहुत सारा, और फिर उसको मतलब कि गोल गोल सा उसको, मतलब उसको निकाल के उसको ट्विस्ट करते हैं, मतलब ऐंठते हैं उसको, है ना, उसको खूब ऐंठते हैं। तो उससे फाइबर्स क्या होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है और ये एक यार्न फॉर्म कर जाता है, ठीक है।
तो ये फिर वो यार्न बन जाता है। अब अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। ठीक है, अब हैंड स्पिंडल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पिनिंग करने के लिए। इसको टकली भी कहते हैं, ठीक है, तो टकली भी कहते हैं इसको। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर द स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। एक आपका चरखा होता है, मतलब फाइबर से इसको यार्न बनाने के लिए। तो यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय द एम के गांधी as a part of the independence movement. He encouraged to people to wear clothes made from homespun yarn termed as khadi and some imported क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन्स। वही बात है, गांधी ने प्रोटेस्ट किया था कि हमें अपना खादी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, है ना, हर व्यक्ति को सेल्फ सफिशेंट होना चाहिए, ठीक है, और हमें ब्रिटिशर्स के कपड़े जो है यूज़ नहीं करना है। तो खादी बिकेम द सिंबल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। स्टिल पीपल हु वेयर खादी प्रोडक्ट्स इन इंडिया, वो अपने आप को थोड़ा नेशनलिस्ट समझते हैं। तो आप देखना ना, पॉलिटिशियंस जितने होते हैं वो सब कुर्ता खादी का पहनते हैं, ठीक है। पहले उनके विचार उनके मतलब गड्ढे वाले विचार होते हैं, खादर वाले विचार होते हैं, लेकिन खादी कपड़े जरूर पहनते हैं। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, अब इसको पॉपुलराइज करने के लिए खादी KVIC कमिटी वो बना, आपका एक कमीशन बनाया गया, इसको कंस्टिट्यूट किया गया, और जो आपका इसको 1956 किया गया है। प्रमोशन ऑफ खादी DPSP में भी लिखा हुआ है कि आप मतलब कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। तो KVIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है ये, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और अंडर द एक्ट पार्लियामेंट जो है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 ये बना, और ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द MSME आता है, ठीक है। MSME मिनिस्ट्री जो है आपकी, जो मीडियम स्केल इंटरप्राइज होता है आपका, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है, विच सीक्स टू प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी प्रोडक्ट्स विलेज रूरल इन द इंडिया। इसको ये प्रमोट करता है, ठीक है। और यार्न टू फैब्रिक का भी एक अपना बनाते हैं। तो यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, तो देयर आर मेनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। अब बहुत सारे वेज हैं जहाँ पे फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, और भी सारे वे हैं। तो इसमें जो वीविंग का प्रोसेस होता है, नीटिंग का प्रोसेस होता है, अब ठीक है, तो ये बात हो गया। तो अब हम आते हैं कि यार्न टू फैब्रिक। अब हमें यार्न से फैब्रिक में जाना है, ठीक है। पहले हम कहाँ आए थे, पहले हमने, ठीक है, यार फ्रॉम फाइबर से हमने यार्न बनाया था, ठीक है। अब हम यार्न से फैब्रिक बनाएंगे। तो इसको बहुत सारे वेज हैं, आप वीविंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, या फिर अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, ठीक है। तो 2 सेट्स ऑफ यार्न को लेके एक में मिलाना इज कॉल्ड वीविंग, है ना। इन निटिंग सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। आपने देखा है ना कि जैसे आपने देखा होगा वूल जो होता है, ऊन, और उसका स्वेटर बनाते हैं ना, तो ये इसी प्रोसेस, तो नीटिंग का ही प्रोसेस तो बनता है। एक सिंगल यार्न को लेते हैं और फिर उसको एक इतना बड़ा फैब्रिक बना देते हैं, ठीक है। उसमें डिज़ाइन वजाइन निकाल के बता देंगे कि हाँ ये भाई मेरा स्वेटर हो गया। तो ये सब भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन नीटिंग अ यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। अब देखो क्या किया आपने, एक कॉटन रोल लिया, उसको गिनिंग किया तो ये फाइबर बनाया, फिर फाइबर को फिर क्या किया, स्पिनिंग किया, है ना। फिर फाइबर को आपने स्पिनिंग किया तो आपको क्या मिला, जब आपने स्पिनिंग किया तो आपको थ्रेड मिला, यानी कि तागा मिला, ठीक है। फिर वहाँ पर उसको नीटिंग किया, या फिर उसको आपने नीटिंग किया या फिर स्पिंडल किया, तो आपको वो कपड़ा बन जाता है, ठीक है। तो नीटिंग या वीविंग करने पे हमें क्या बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा, ठीक है, वो एक पूरा वस्त्र बन जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, ये आपका एक प्रोसेस हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्लैक सॉइल्स नॉट फेवरेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट्स, गलत है भाई, रूट्स उससे थोड़े होता है, ठीक है। और आपका 1 और 2 दोनों गलत है। ब्लैक सॉइल्स तो फेवरेबल होता है कॉटन के लिए, और जूट का स्टेम से निकालते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि फ्लैक्स इज अ सिंथेटिक फाइबर,
नहीं भाई, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो कोई सा भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद है KVCC, जो मतलब कि जो खादी विलेज इंडस्ट्री, ये जो है आपका KVIC, ये आपका सॉरी कहाँ गया, हाँ ये KVIC क्या है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है एक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर का कौन सा है। सिंथेटिक फाइबर किससे बनाते हैं, नायलन से बनाते हैं, ठीक है जी। फिर आपका ये पॉलिस्टर हो गया, तो अब 3 और 5 आंसर ये हो गया आपका सी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। सिल्क इज नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सीड, है, सिल्क उससे थोड़े होते, तो सेरीकल्चर से करते हैं ना, जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनसे सिल्क निकालते हैं, तो ओनली ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है चेंजेस अराउंड अस। अब भाई चेंजेस अराउंड अस ये होता है, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद से चैप्टर 7 भी है गेटिंग नो टू प्लांट्स, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। तो वी कैन ऑब्जर्व सेवरल चेंजेस इन आवर डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में सेवरल चेंजेस वी कैन सी, लाइक रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज मतलब कि आप उसको दोबारा फिर से उसी कंडीशन में ला सकते हैं, और इरिवर्सिबल मतलब कि आप एक बार अगर उसको बदल दिए तो दोबारा उस कंडीशन में नहीं आएगा। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द आइस, तो अगर आइस लिया तो आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा, फिर वाटर को आप फ्रीज जब कर देंगे तो वो फिर वाटर क्या बन जाएगा, फिर वाटर कैन बी कन्वर्ट, वो फिर वाटर किस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो वाटर आपका फिर से आइस में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो रिवर्सिबल चेंज है आपका। तो इसका मतलब कि रिवर्सिबल चेंज का मतलब ये होता है कि फिजिकल चेंज आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज आर केमिकल चेंज। जैसे सपोज करो आपने एग लिया या फिर दूध से दही जमाई, तो अब दही फिर से दोबारा वो थोड़े बनेगा, दूध थोड़े बन जाएगा। या फिर आप एग लेते हो, तो एग का जब ऑमलेट बना दोगे तो फिर दोबारा फिर उस पोजीशन में नहीं आ जाएगा, अंडे के पोजीशन में, ठीक है। तो दीज आर इरिवर्सिबल चेंज। तो फिजिकल चेंज आर जनरली रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंज आर जनरली इरिवर्सिबल, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। जैसे वो एक फॉर्म से दूसरे, जैसे सॉलिड से है तो लिक्विड में आ गया। जैसे वाटर का सबसे अच्छा एग्जांपल है फिजिकल चेंज में। मान लो आपने लिक्विड लिया वाटर, फिर उसको गर्म किया तो वो गैस बन जाएगा, फिर उसको कंडेंस करोगे, ठंडा करोगे तो वापस फिर से लिक्विड बन जाएगा। अब उसको अब कूल कर दो तो वो आइस फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये वन स्टेट से दूसरे स्टेट में मीडियम में चेंज होता है, ठीक। ये हो गया आपका। उसके बाद से आपका नेक्स्ट आता है कि इन दिस चेंज ओनली फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज। मतलब उसमें कंटेंट जो है वही रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट आर फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप हो गया, उसका साइज हो गया, कलर हो गया, ये थोड़ा उसमें बदलाव देखा जाएगा, और यही होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। केमिकल चेंज क्या होता है, और याद रखिएगा फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और इसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस भी फॉर्म होगा केमिकल चेंज में। तो न्यू जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, एक मतलब जो जंग लग जाता है लोहे पे, तो वो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज, ठीक है। और वो जंग क्यों लगता है, बिकॉज आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो FeO3 बन जाएगा वो। अब आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिजिकल चेंजेस। तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक साइज, सेज एंड स्टेट चेंजेस, ठीक है भाई, सही है। हीटिंग ऑफ अ मेटल इज़ अ फिजिकल चेंज, ठीक है, सही है। आप कोई भी मेटल को हीट करते हो, है ना, तो फिर तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर से वो उसका शेप ही तो चेंज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ। अब इसमें पूरा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, है ना, किस चैनल को रिवर्स किया जा सकता है। तो वाटर टू आइस, ठीक है, ये किया जा सकता है। और फिर मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, इसको भी हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 और 4, ठीक है, ये कर सकते हैं। उसको निकाल सकते हैं वापस फिल्ट्रेशन मेथड से, या फिर उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो सॉल्ट कंटेंट नीचे रह जाएगा, वाटर वेपराइज हो जाएगा।
जैसे सी वाटर को ऐसे ही तो निकालते हैं, नमक उसमें से, ठीक है। समरी देखते हैं तो सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। अ चेंज में अकर बी हीटिंग अ सब्सटेंस और मिक्सिंग इट विथ सम अदर। तो चेंज दो तरह से हो सकता है, इसको हीट करने से हो सकता है या फिर उसमें कुछ मिलाने से हो सकता है, ठीक है। तो गेटिंग नो टू प्लांट्स गाइज, इसको नेक्स्ट हम सेशन में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कि एनसीईआरटी की जो है इसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। आधे घंटे का और एक लेक्चर होगा, उसमें कंपोनेंट्स ऑफ, अब देखो मेरा पर्पस ये है कि डेली प्रिपरेशन के हिसाब से 5-6 वीडियो 5-6 सब्जेक्ट्स की पर डे डाली जाएगी। और आप सिर्फ अगर वीडियोस को, इफ़ एनीबडी कैन फॉलो कैन हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। तो आप फॉलो करिए डेली वीडियोस जो डाले जाएं, ठीक है। डेली रूटीन आपका एक फिक्स रहेगा, आप 5 to 6 आवर आपको सेशन एक मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड रहेंगे। तो इससे आपका ये होगा कि प्रिपरेशन मोड में आप रहोगे, ठीक है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।